नमस्कार साथियों, के लाइव न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी 21 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। औपचारिक इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल महोदया को दे दिया है और अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के पद पर वो उपस्थित हैं। दिल्ली में बैठक चल रही है, मंत्रिमंडल विस्तार की और भी चर्चाएं चल रही हैं। तो मेरे मन में एक बात है कि आप लोगों से शेयर करूं, ये कितनी सही है कितनी गलत है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे जहां तक ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में 2 लोगों को स्थान जरूर देना चाहिए। पहला नाम माननीय मायावती जी, उनको कैबिनेट में स्थान देना चाहिए। दूसरा नाम ओवैसी साहब, जो कि हैदराबाद से हर चुनाव में आते हैं और आने के बाद जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। बिहार में भी उन्होंने यही किया और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने यही किया। तो मुझे जहां तक ये लगता है कि भाजपा की कैबिनेट विस्तार में, कैबिनेट में इन 2 नामों की चर्चा और इन 2 नामों को जरूर रखना चाहिए और इन दोनों लोगों को मंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिताने में इन दोनों का भरपूर योगदान रहा है। नंबर 1 पे मायावती रही हैं। मायावती जी कहती हैं कि नंबर 2 नंबर 3 कोई नहीं है, हम नंबर 1 हैं। और यकीन मानिए उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिया। जब काउंटिंग शुरू हुई तो मायावती जी नंबर 1 में रही, मतलब 1 सीट आई और सुनने में आ रहा है कि वो 1 सीट भी उनके हाथ से चली गई, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो सीटों में भी नंबर 1 रही, वो 1 नंबर सीट आई उनकी, और भाजपा को जिताने में भी वो नंबर 1 रही। मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने में भी वो नंबर 1 रही। मैं आपको बता दूं, मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने में नंबर 1 इसलिए रही क्योंकि मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूं, भाजपा ने सिर्फ 1 कैंडिडेट को दिया था टिकट, अपना दल एस से, और समाजवादी पार्टी ने लगभग 55 लोगों को मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था और कांग्रेस ने लगभग 65 लोगों को मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था और बहुजन समाज पार्टी ने 90 लोगों को टिकट दिया था। और वहां इन 90 लोगों को टिकट दिया था जहां जहां सपा की सीट आ रही थी और निकल रही थी। तो इन्होंने जो डेंट दिया है समाजवादी पार्टी को, मायावती जी ने, वो इनका कारगर रहा और जो मिली भगत रही दोनों पार्टियों की, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, उसमें ये लोग सफल रहे और पूरी तरीके से सफल रहे। हालांकि जनता वोट प्रतिशत देखा जाए, मैंने बहुत स्टडी किया है, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता इस बार थोड़ी सी ठगी महसूस कर रही है अपने आप को, क्योंकि लगभग कांटे की टक्कर रही है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारे पास साइलेंट वोटर है। बिल्कुल बात सही है इनकी, साइलेंट वोटर है इनके पास। साइलेंट वोटर का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? साइलेंट वोटर नहीं होता तो मिर्जापुर में एक वीडियो जो वायरल हुआ था कि स्ट्रांग रूम के अंदर से बीप बीप की रात में आवाज आ रही थी, शायद कोई आत्मा घुस गई हो साइलेंट वोटर के नाम पे और बटने दबा रही हो। तो साइलेंट वोटर यही है, शायद हम और आप ना समझ पाए। मुझे जहां तक ये लगता है कि साइलेंट वोटर यही है कि हारे हुए को जिता दो। अब आते हैं कि समाजवादी पार्टी की सीटें जहां जहां से निकल रही थी, बसपा ने कैसा डेंट दिया, ये मैं आपको बताना चाहूंगा विस्तार वाइज और डिटेल वाइज। उसके बाद बसपा के बाद नंबर आएगा ओवैसी साहब का। तो कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री तो मायावती जी को होना चाहिए इस हिसाब से, और पीडब्ल्यूडी वगैरह का डिपार्टमेंट ओवैसी साहब को भी दे देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जो कि कहते हैं कि हमारी पार्टियां नहीं है, मगर पूरा सहयोग इन्होंने दिया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने में। मैं आपको सीटों का नाम लेके बता रहा हूं, विधानसभा सीटों का, जहां जहां समाजवादी पार्टी को डेंट हुआ है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट की सीटें मैं बता रहा हूं आपको, जहां जहां से इन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करके सपा को डेंट दिया है। पहला नाम है नकुड़। नकुड़ में 315 वोटों से समाजवादी पार्टी हारी
डेंट मिला इनको, क्योंकि बसपा ने जो कैंडिडेट खड़ा किया था मुस्लिम कैंडिडेट, उसको 55,112 वोट मिले। सभी लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के पास 90% मुस्लिम वोटर है, और मुस्लिम बोलता जरूर है कि हम कहीं भी वोट दे देंगे, हम भाजपा को वोट देंगे, हम बसपा को वोट देंगे, मगर वो जाता समाजवादी पार्टी में ही है, ये सभी को पता है, सफाई देने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे गंगोह सीट आती है, तीसरे नंबर पे बरहापुर, चौथे पे मुरादाबाद नगर, हसनपुर, मेरठ साउथ, धौलाना, बुलंदशहर, कोल, अलीगढ़, फिरोजाबाद, अलीगंज, एटा, नवाबगंज, पीलीभीत, तिलहर, ददरौल, मोहम्मदी, सीतापुर, बिस्वा, महमूदाबाद। महमूदाबाद में नरेंद्र वर्मा जी लगातार 5 बार विधायक रहे, और इस बार उनको डेंट दिया बसपा ने। लगभग 5,222 वोटों से वो हारे, और बसपा के प्रत्याशी की वजह से उनकी हार हुई इस बार। शाहबाद से भी डेंट मिला, बक्सी का तालाब लखनऊ से भी डेंट मिला, रायबरेली सदर बहुत ही प्रचलित सीट है, अखिलेश सिंह की सीट रहती है हमेशा, ये अखिलेश सिंह जब भी थे हमेशा जीते। पिछली बार उनकी बेटी अदिति सिंह कांग्रेस से खड़ी थी, वो भी जीती, मगर इस बार वो जीती जरूर, मगर इतने कम वोटों के अंतरों से जीती कि शायद ही कोई इस बात को मानने को तैयार हो। रायबरेली सदर से अदिति सिंह को 1,02,429 वोट मिले, बल्कि उनके विरोधी जो समाजवादी पार्टी से थे उनको 95,254 वोट मिले। तो ये मान लीजिए आपके 7,175 वोट का ही लीड दे पाई, वो कोई बहुत बड़ी लीड नहीं है। बसपा ने वहां से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया था, उसको 9,331 वोट मिले। अगर बसपा मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा करती तो शायद अदिति सिंह को जीतने में थोड़ी मुश्किल होती। तो उनको ये विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि रायबरेली में 6 की 6 सीटों में एक सिर्फ अदिति सिंह को मिली है, बाकी सारी सीटें समाजवादी पार्टी के हाथ में गई हैं। छिबरामऊ आता है, उसके बाद भोगनीपुर आता है, छिबरामऊ कन्नौज में भोगनीपुर आता है। भोगनीपुर में राकेश सचान जीते हैं, बहुत ही कम वोट के अंतरों से जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो भी कानपुर देहात में आता है। कोरांव है, रुदौली है, नानपारा है, बहराइच है, गोंडा में गोंडागढ़ कहा जाता है ब्रजभूषण शरण सिंह का। उनके बेटे प्रतीक भूषण सिंह खड़े हुए, मात्र 6,699 वोटों से वो जीते हैं। वोटों का अंतर मात्र 6,699। अब आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मतलब मठाधीश इतने कम वोटों के अंतरों से जीत रहे हैं, इसका मतलब जनता क्या चाह रही थी। उसके बाद मेंदावल एक जगह पड़ती है, वहां से भी डेंट मिला है। खलीलाबाद से डेंट मिला है, लगभग 33 सीटें मैं अभी तक आपको बता चुका हूं। उसके बाद बांसगांव है, पथरदेवा है, जौनपुर है। ये तो मुस्लिम कैंडिडेट जो बसपा ने खड़े किए थे, उससे जो सपा को डेंट हुआ है, उस डेंट की वजह से समाजवादी पार्टी की लगभग 36 सीटें हाथ से फिसल गई। ये मैं सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट की बात कर रहा हूं जो बसपा ने खड़े किए हैं। बाकी हिंदू कैंडिडेट में भी हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, जैसे कुर्सी है, कुर्सी में भी लगभग 500 वोटों से ही हारे राकेश वर्मा जी, और वो भी भाजपा से हारे। तो इसमें कोई मुस्लिम कैंडिडेट की बात नहीं है। बिजनौर से हार हुई, और सुल्तानपुर से हार हुई, औराई से हार हुई, शाहगंज से हार हुई, फिरोजाबाद से हार हुई। जो बिजनौर, सुल्तानपुर, औराई, शाहगंज और फिरोजाबाद, ये नाम जो मैं आपसे ले रहा हूं, इसमें हाथ है भाजपा को जिताने का ओवैसी साहब का। ओवैसी साहब ने वोट कटुए का काम किया है। अपनी एक टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग पत्रकार लोग बोलते हैं वोट कटुआ गैंग। तो ओवैसी साहब एक बहुत ही बड़े वोट कटुआ गैंग के लीडर हैं, और जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वो सभाएं करते हैं, और उनको फंडिंग भी कहाँ से मिलती है ये सभी लोग जो समझदार होंगे वो जानते होंगे। तो वहाँ से फंडिंग भी मिलती है, और ये जहर उगलते हैं, जहर बढ़ते हैं लोगों के मन में, और जहर का फायदा अदर पार्टियों को मिलता है। तो ये रही बात। मैं अगर गलत कह रहा हूं कि इन दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए, तो ये बात शायद जायज है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक कंक्लूजन बताता हूं। समाजवादी पार्टी कितनी सीटों से और कितने अंतर से हारी, ये भी मैं आपको बता दूं। लगभग समाजवादी पार्टी को 125 सीटें गठबंधन के साथ मिली हैं, और अगर ये डेंट उसको नहीं मिला होता, अगर बसपा ने
निष्पक्ष चुनाव लड़ा होता। निष्पक्ष का मतलब यह है कि अगर उसने मूड से चुनाव लड़ा होता कि नहीं मुझे सत्ताधारी पार्टी को हराना है, ना कि मुझे समाजवादी पार्टी को हराना है। मायावती जी का यही एम रहा कि मुझे समाजवादी पार्टी को हराना है। समाजवादी पार्टी की तो सरकार थी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जो विपक्षी दल होता है वो हमेशा सत्ताधारी दल को ही हराने की सोचता है और रणनीति बनाता है। मायावती जी ने ऐसी कोई रणनीति नहीं बनाई जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो। उन्होंने सिर्फ यही रणनीति बनाई जिससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो। अब मैं आपको बताता हूं कितनी सीटों में कितने वोटों का अंतर से समाजवादी पार्टी को हार मिली। 7 सीटें ऐसी हैं जिसमें मात्र 200 वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी को हार मिली। 23 सीटें ऐसी हैं जो 500 वोटों के अंतर से मिली। 49 सीटें ऐसी हैं जो 1000 वोटों के अंतर से हारी। 86 सीटें ऐसी हैं जो 2000 वोटों के अंतर में रही। तो आप हिसाब लगा लीजिए, अगर 86, 49, 23 और 7 अगर इसको जोड़ लिया जाए तो बहुमत किसका आता है, सरकार किसकी बनती है, टक्कर किसकी होती है, ये देख लीजिए और समझ लीजिए। और साइलेंट वोटर मैंने जो अभी शुरुआत में आपको बताया वो भी क्या होता है, उसको भी इस बार लोगों ने समझा जरूर होगा। जो समझदार लोग होंगे और जो आंखों में चश्मा लगाए होंगे लकड़ी का, उनसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो फिलहाल आज का कंक्लूजन ये था। तो मंत्री पद के लिए गुजारिश करूंगा अपनी तरफ से कि इन दोनों के लिए भी कुछ भला किया जाए। हालांकि सुनने में तो आ रहा है कि भला होगा उत्तर प्रदेश सरकार में, नहीं तो केंद्र में तो होगा ही कहीं ना कहीं, मगर ओवैसी साहब का क्या होगा वो नहीं पता। उनको पैसा चाहिए, क्या चाहिए ये भी वही जान सकते हैं, कोई कह नहीं सकता है। आज के लिए इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।